Hello everyone, welcome back to Boundless Learning. So this would be a 3 video series in which I'll be discussing all the important previous year questions chapter wise from the class 10th science syllabus. In today's video, I'll be discussing the first 4 chapters of chemistry. In tomorrow's video, I'll be continuing with all the biology chapters and so on. So let's get started with the first chapter, which is chemical reactions and equations. So, according to the CBSE blueprint, this chapter is going to be of 6 marks, and only 2 or 3 mark questions are going to be there from this chapter. So, without further ado, let's get started with the first question. The first question says, what would a student report nearly after 30 minutes of placing duly cleaned strips of aluminium, copper, iron and zinc in freshly prepared iron sulfate solution? We know iron sulfate is FeSO4. के लिए सबसे पहले हमें इन 4 मेटल्स को इनकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज में लगाना हो। तो हमें ये पता है कि एल्यूमिनियम इज द मोस्ट रिएक्टिव आउट ऑफ ऑल, उसके बाद होता है जिंक, देन कम्स आयरन एंड इन द लास्ट कॉपर। हमारे पास सोल्यूशन है आयरन सल्फेट का, तो जितने भी सोल्यूशन इसके ऊपर है दे कैन रिएक्ट एंड डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम देयर सोल्यूशन, बट कॉपर वोंट, क्योंकि कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये पॉइंट लिख देंगे कि एल्यूमिनियम जो है वो विल डिस्प्लेस Fe फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, Al would react with FeSO4 forming Al2SO4 होल थ्राइस, और यहाँ से आयरन सॉलिड फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अगर कॉपर रिएक्ट करेगा तो देयर वुड बी नो चेंज। सिमिलरली अगर हम आयरन को रिएक्ट करवाएंगे तो आयरन के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। साथ में अगर हम जिंक को रिएक्ट कराते हैं विद FeSO4 तो ये फॉर्म कर लेगा ZnSO4 प्लस आयरन। तो यहाँ पे हमारे सोल्यूशन का कलर क्या होगा, ग्रीन, और यहाँ आके हमारे सोल्यूशन जो होगा कलरलेस हो जाएगा। तो दिस वुड बी द चेंज व्हेन जिंक इज एडेड टू द आयरन सल्फेट सोल्यूशन। इस वाले रिएक्शन में भी ग्रीन से हमारा सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। So this would be the observations that the student would report. So the next question says, what is observed when a solution of sodium sulfate is added to a solution of barium chloride in a test tube? Write the equation for the chemical reaction involved and name the type of reaction in this case. तो सबसे पहले हम इन सबके सिंबल्स लिख लेते हैं। सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, इसके साथ रिएक्ट किया बेरियम क्लोराइड ने BaCl2। जब इनका रिएक्शन होगा तो ये फॉर्म करेंगे NaCl प्लस BaSO4। अब यहाँ पे हमको सारी रिएक्शन ये आपके एनसीईआरटी में एज इट इज इक्वेशन लिखी हुई है, इन सबको हम बैलेंस कर लेंगे सबसे पहले इक्वेशन को। सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इसके सामने इसके स्पेशल जो भी कंडीशंस हैं वो लिखेंगे। ये एक्वा स्टेट में है, BaCl2 भी हमारा एक्वा स्टेट में है, NaCl भी हमारा एक्वा स्टेट में फॉर्म होगा, और जो BaSO4 है ये हमें सॉलिड स्टेट में एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म फाउंड होगा। साथ में इसका नीचे केमिकल नेम लिख देंगे सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिख दिया और टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन सेज मेंशन विद रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन। ये सारे हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, इन सब में कुछ ना कुछ टाइप का कलर चेंज होता है, हमें उस कलर चेंज का रीजन देना। फर्स्ट पार्ट सेज सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो सबसे पहले हम इसका केमिकल रिएक्शन लिख लेंगे। सिल्वर क्लोराइड
जब हमारा सनलाइट के साथ या सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, इट फॉर्म्स Ag प्लस Cl2 गैस रिलीज होती है। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे। अब हमें इसका रीजन बताना है व्हाई दिस कलर चेंज हैपेंस। तो हमारा AgCl जो है इट इज व्हाइट इन कलर। जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में इसका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये एक ब्लैक मेटालिक कलर्ड सिल्वर फॉर्म कर लेता है। इसका कलर क्या होगा? सिल्वर या फिर ब्लैक मेटालिक। दिस इज द कलर चेंज विच इज ऑब्जर्व्ड। और ये कलर चेंज किस रीजन की वजह से होता है? द चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का सनलाइट की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन हो जाता है, इट फॉर्म्स AgCl plus Cl2. The next part says copper powder is strongly heated in the presence of oxygen. Again इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे कॉपर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। ये भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे। तो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। कॉपर ऑक्साइड जो है एक टाइप का ब्लैक कलर फॉर्म कर लेता है। ये कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। तो ये जो कलर चेंज होता है या अपीयरेंस ऑफ ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड इज ड्यू टू हीटिंग of this copper in the presence of oxygen. The last part says a piece of zinc is dropped in copper sulfate solution. Zinc को जब हम copper sulfate solution के साथ react कराते हैं तो ये form कर लेता है ZnSO4 plus copper. तो इसमें क्या हो रहा है? This is a type of displacement reaction जहाँ पर zinc जो है हमारा being more reactive than copper, वो copper को उसके solution से displace कर देता है। बिफोर रिएक्शन जब जिंक को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे, ये एक ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट इन द सोल्यूशन। रिएक्शन के बाद द सोल्यूशन चेंजेस टू कलरलेस। तो ये कलर चेंज क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन मिक्सचर। The next question is 2 grams of silver chloride is taken in a china dish and the china dish is placed in sunlight for some time. यही रिपीटेड क्वेश्चन है जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस? राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड आल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हमने पहले भी देखा था AgCl जब सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, इट फॉर्म्स Ag प्लस Cl2। इसको अगर हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, हम इसको इजीली बैलेंस कर सकते हैं। इनिशियली जो हमारे सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर होता है व्हाइट, बट सनलाइट में ऑक्सीडेशन की वजह से ये कलर चेंज हो जाता है इनटू सिल्वर और मेटालिक ब्लैक। ये होता है हमारा चेंज इन कलर। साथ में वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा? दिस इज अ photochemical decomposition reaction. The next question says, you might have noted that when copper powder is heated in a china dish, the reddish brown surface of copper powder becomes coated with a black substance. Why has this black substance formed? ये black substance form होता है due to the formation of copper oxide when copper is heated in the presence of oxygen. तो इसका हम reaction लिख सकते हैं. And what is this black substance? Again, black substance is CuO. तो फर्स्ट में उन्होंने हमसे पूछा why has this black substance formed? तो ये हमारा फॉर्म होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। कॉपर जब हमारा ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर पाउडर जब हमारा ऑक्सीडाइज होता है, इट फॉर्म अ ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। सेकेंड पार्ट में व्हाट इज दिस ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस? दिस ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस इज CuO और कॉपर ऑक्साइड which is black in color. The third part says write the chemical equation for this reaction that is taking place. हमारा balanced chemical reaction हो जाएगा Cu which is solid plus oxygen which is gas. जब हम इसको heat करते हैं ये form कर लेता है हमारा CuO which is also solid. इस reaction को हम balance कर सकते हैं। साथ में हम इसके कलर्स लिख सकते हैं। कॉपर नाम लिखेंगे सबसे पहले, दिस इज कॉपर, दिस इज
oxygen. This is copper oxide. Again, क्या क्या color changes हैं? This is copper is reddish brown in color. जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है, इट फॉर्म्स अ ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड. The last part says, how can the black coating on the surface be turned to reddish brown? अब यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है. जब हमारा कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है, इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड. अगर हम कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देंगे तो वापस से कॉपर हमारा फॉर्म हो जाएगा. तो इसका क्या रिएक्शन होगा? CuO को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इट वुड फॉर्म कॉपर प्लस H2O. तो यहाँ पे हमारा CuO क्या था? यहाँ हमारा ये CuO है कॉपर ऑक्साइड, जिसका जब हमने रिडक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो इसने फॉर्म कर दिया कॉपर मेटल विच इज अगेन रेडिश ब्राउन इन कलर. साथ में वाटर हमारा रिलीज हो गया इन द रिएक्शन. Now let's continue with chapter 2, acids, bases and salts. So the first question is, I have added two questions on the same slide because you will see how the questions are being repeated almost every year. Okay, so let's read the first question. What is observed when a pinch of sodium hydrogen carbonate is added to 2 ml of acetic acid taken in a test tube? Write chemical equation for the reaction involved. So let's write the formula of sodium hydrogen carbonate, or you can also call this sodium bicarbonate. It is NaHCO3. So we have to react this sodium hydrogen carbonate with acetic acid, which is CH3COOH. जब इनका रिएक्शन होगा, we'll see कि हमारे पास सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3COONA along with water and carbon dioxide. Sodium hydrogen carbonate. Next one is acetic acid, and the product formed is sodium acetate along with water and carbon dioxide. Write the chemical equation for the reaction involved. In the case, we have written the complete chemical equation, which is also balanced. Another question says, a gas is liberated immediately with a brisk effervescence when you add acetic acid to sodium hydrogen carbonate. अब हमारा ये same reaction है जहाँ पे हम sodium hydrogen carbonate को add करते हैं in acetic acid. तो एक gas liberate होती है with brisk effervescence. ये कौन सी गैस है? यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, यही गैस है which gives out a brisk effervescence. Name the gas and describe the test that confirms the identity of the gas. अब इस गैस को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? We can identify CO2 by passing this through lime water. जब इस गैस को हम लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है. ये इसका टेस्ट है, टेस्ट फॉर CO2. ये आपने पहले सुना भी होगा. CO2 का टेस्ट क्या होता है? When you pass CO2 through lime water, it turns lime water milky. तो इसका भी हम एक स्टेटमेंट इसका भी हम एक केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं. लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है विद H2O. तो अगर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया तो सिर्फ आपको ये फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है. अगर ये सेकेंड क्वेश्चन आया, यू हैव टू राइट both of the equations simultaneously. Next question says, a blue litmus solution is added to two test tubes A and B containing dilute HCl and NaOH solutions respectively. So, question start करने से पहले हम अपनी ईज के लिए डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं. टेस्ट ट्यूब A है हमारे पास, टेस्ट ट्यूब B है. A टेस्ट ट्यूब में हमारे पास सोल्यूशन है डाइल्यूट HCl का, और B टेस्ट ट्यूब में हमारे पास सोल्यूशन है ऑफ डाइल्यूट NaOH. नाउ वी नो डाइल्यूट HCl हमारा एसिड होता है और NaOH हमारा बेस है. तो जब हम दोनों टेस्ट ट्यूब्स को ब्लू लिटमस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या कलर चेंज ऑब्जर्व होगा? नाउ वी नो ब्लू लिटमस सोल्यूशन टर्न्स इनटू रेड color in the presence of acid.
तो जब एसिड के साथ ब्लू लिटमस रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज होगा इनटू रेड, और जब बेस के साथ ब्लू लिटमस रिएक्ट करेगा देयर वुड बी नो चेंज इन कलर। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? द फाइनल आंसर वुड बी दैट when acid would react with blue litmus, it would produce a color change of red. Therefore, the test tube will turn into red color, whereas in test tube B, there would be no change or no color would be produced. The next question says, two solutions A and B have pH values of 3 and 10.5 respectively. यहाँ पे फिर से हम दो solutions ले लेते हैं, solution A and solution B. Solution A का pH है 3 और solution B का pH है 10.5. 3 pH means the nature of the solution is acidic, whereas 10.5 pH means the nature is basic. अब सबसे पहले केस में हमसे पूछा है कि कौन सा इन दोनों में से सोल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। तो हम सबसे पहले लिटमस इंडिकेटर के टेस्ट देख लेते हैं। एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड, whereas base changes red litmus into blue. हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, तो फर्स्ट वाले का हमारा क्या फाइनल आंसर हो जाएगा? दैट solution A will turn blue litmus into red as it has pH of P, which is acidic in nature. Second one says phenolphthalein from colorless to pink. अब phenolphthalein का देख लेते हैं कि क्या phenolphthalein इंडिकेटर का कैसे कलर चेंज प्रोड्यूस करता है। तो जब हमारा कोई एसिड होगा तो कलरलेस तो कलरलेस ही रहेगा या नो चेंज इन कलर। जब हमारा बेस होगा तो द सॉल्यूशन वुड टर्न फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? phenolphthalein from colorless to pink. तो सेकेंड वाले का आंसर होगा दैट solution B would turn a colorless solution into pink in the presence of phenolphthalein because solution B has a pH of 10.5 which is basic in nature. तो हमारे ये फाइनल आंसर हो जाएगा। Next question says that we have to complete and balance the following chemical equation. So first देख लेते हैं। First is NaOH when reacts with Zn gives, अब हमने ये reaction पढ़ा था when we studied the reaction of acids and bases with metal. तो हमारा ये NaOH जो है it is a base, और bases सिर्फ जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड पर्टिकुलरली जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा जिंक मेटल के साथ इट वुड फॉर्म अ कंपाउंड नेम्ड सोडियम जिंकेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कंप्लीटेड फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद जिंक। ये होता है हमारा सोडियम जिंकेट। सेकेंड वन सेज कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन विद H2O एंड CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट कम्स रिएक्शन ऑफ HCl विद H2O। जब HCl H2O के साथ रिएक्ट करेगा या कोई भी एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयंस, और हाइड्रोजन आयंस फर्दर जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो फॉर्म करेंगे हाइड्रोनियम आयंस HCO पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। तो अब ये जो क्वेश्चन है इज पर्टिकुलरली फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, जो हमने सारी सॉल्ट्स पढ़ी थी उसके NaOH के प्रिपरेशन का ये क्वेश्चन है। सो लेट्स रीड फर्दर। नेम द प्रोसेस। किस प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन होती है इन इंडस्ट्रीज? इस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस क्लोर एल्कली प्रोसेस में जब भी हम NaOH का प्रिपरेशन करते हैं इन इंडस्ट्रीज हमारे पास दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है विच इज क्लोरीन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट और NaOH। तो क्योंकि हमारे पास एक एल्कली फॉर्म हो रही है, क्लोरीन फॉर्म हो रहा है, इस प्रोसेस को
इसी रीजन की वजह से क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। और अगर दूसरे वर्ड्स में हम देखें तो ये प्रोसेस कैसे NaOH प्रिपेयर होता है? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, या फिर इसको हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl भी बोल सकते हैं। फर्दर इसका हम एक कैसे प्रिपेयर होता है, इसका हम एक रिएक्शन लिख सकते हैं विच इज NaCl aqueous, which means when brine reacts with H2O, it forms NaOH, an alkali, plus H2O, the release of a byproduct chlorine. इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होगा. This is the balanced chemical reaction. Further, the question says, in this process, a gas Y is formed as a byproduct. तो यहाँ पे गैस Y क्या है? हमारा ये जो Cl गैस है, यही हमारी गैस X है. This gas reacts with lime water to give a compound Y. अब हमें पता है कि जब हमारी Cl2 गैस रिएक्ट करती है with lime water. Lime water क्या होता है? CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें रिएक्शन कराना है इस गैस X का. तो ये क्या फॉर्म करेगा? अब हमने प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में देखा था कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है, बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर विद क्लोरीन गैस. तो ये फॉर्म कर लेता है एक कंपाउंड विच इज नोन एज CaOCl2. इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं या फिर हम इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं. तो ये हो गया हमारा लाइम वाटर. Cl2 है हमारी गैस X, ये है हमारा कंपाउंड Y. कंपाउंड Y इज नथिंग बट ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में इस प्रोसेस में बनता है हमारा H2O. हम लास्ट में मेंशन कर सकते हैं दैट गैस X इज Cl2 and compound Y is nothing but CaOCl2, which is also known as calcium oxychloride or bleaching powder. So now we have finished 2 chapters. Let's start with chapter 3. चैप्टर में से बहुत सारे हमारे पास गिव रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने 2 क्वेश्चंस ऐड किए हैं गिव रीजंस के, और साथ में मैंने उसके आंसर्स अटैच कर दिए हैं ताकि इट्स इजियर फॉर यू टू रीड एंड मेमोराइज द पॉइंट्स. So the first part of the first question says platinum, gold and silver are used to make jewelry. इसका रीजन हमारे पास पर्टिकुलरली ये होता है क्योंकि ये सारे हमारे मेटल्स हैं. सो बीइंग मेटल्स दे आर ब्राइट, दे हैव अ शाइनी सरफेस, और यही प्रॉपर्टीज उनकी यूज होती हैं फॉर मेकिंग ज्वेलरी. जैसे दे आर वेरी लस्टरस एंड दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स टू मेक ज्वेलरी डिजाइन्स मोर एफिशिएंट. तो ये being metals, इनकी certain properties होती है, जैसे they are bright, they have shiny surface, they are lustrous, they can be drawn into wires, they can be made into thin sheets, or in other words they are ductile and malleable. ये सारी properties उनकी use होती है for making jewelry. Second part says metals like sodium and potassium are stored under oil. अब हमें पता है कि सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव. तो ये इसलिए ही ऑयल के अंदर स्टोर किए जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर एंड दे यूजुअली रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी एयर में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. और सोडियम एक ऐसा मेटल है जो एयर के साथ रिएक्ट करके बर्न भी करने लग जाता है. ये रीजन है व्हाई these metals are stored under oil. First part of second question is carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction. तो इसका मेन पर्पस क्या हो सकता है कि कार्बोनेट और सल्फाइड को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि ऑक्साइड पोर्स से मेटल का एक्सट्रैक्शन ज्यादा इजी, ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है. इसी वजह से मेटल का ऑक्साइड यूज किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग अ metal from its ore because it makes the process much more easier. Second part says aluminium is a highly reactive metal, still it is widely used in making utensils. So aluminium as we all know is a very reactive metal, लेकिन तब भी वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है जैसे मेकिंग यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है it reacts with oxygen present in the air to form aluminium oxide which usually acts as a
प्रोटेक्टिव लेयर और ये मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट करता है। तो जब भी हमारा एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एक पर्टिकुलर मेटल की लेयर बना लेता है वो, विच इज Al2O3 aluminium oxide, जिसकी which acts as a protective layer और ये मेटल को एल्यूमिनियम मेटल को कोरोजन से भी प्रिवेंट करता है। Next question says name a metal of medium reactivity and write 3 main steps in the extraction of this metal from its sulfide. तो सबसे पहले तो हमें एक मेटल नेम करना है of medium react. So zinc is a metal of medium reactivity. अब इसके हमें 3 main steps लिखने हैं extraction के. So the 3 main steps involved in the extraction of zinc from its sulfide ore are, सबसे पहला step होता है हमारा रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। रोस्टिंग में क्या किया जाता है, Zn which is जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, एयर से। जब ये इसका हम रोस्टिंग करवाते हैं तो ये फॉर्म कर लेता है जिंक ऑक्साइड और साथ में रिलीज होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो अब इस रिएक्शन को हम सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया जिंक सल्फाइड along with oxygen, zinc oxide, sulfur dioxide. So this was the first step एक्सट्रैक्शन में। सबसे पहले जिंक सल्फाइड की रोस्टिंग की जाती है या उसको रिएक्ट किया जाता है विद ऑक्सीजन। सेकेंड पार्ट होता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो हमारा फर्स्ट स्टेप में हमें मेटल मिला था उसका रिडक्शन किया जाता है, और ये प्रोसेस यूजुअली किसके साथ किया जाता है, ये प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं हम विद कार्बन, जिसकी वजह से हमें एक जिंक मेटल मिल जाता है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। दिस इज जिंक ऑक्साइड, कार्बन, जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। लास्ट स्टेप इज रिफाइनिंग। इसके अंदर क्या किया जाता है, यहाँ से हमें जो Zn मिला है, दिस Zn इज इम्प्योर। तो इस इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में चेंज करने को हम रिफाइनिंग। दीज वर द 3 मेन स्टेप्स जिससे हम जिंक सल्फाइड या जिंक के सल्फर सल्फाइड ओर से हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते। Next question says name the gas which is usually produced when dilute sulfuric acid reacts with a metal. Illustrated with an example. How will you test the evolution of this gas? तब हमें पता है कि जब भी metals dilute HCl के साथ dilute H2SO4 के साथ react करते हैं, they release a gas which is H2. H2 gas release होती है जिसको हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जहां पे लेट्स कंसिडर अ मेटल जिंक। तो जिंक मेटल जब हमारा H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगेन जब भी हम रिएक्शन कर लिखेंगे कोई, इनकी नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज जिंक मेटल, दिस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अब इस H2 गैस का सबसे इजी टेस्ट क्या होता है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो जब भी हम किसी एक बर्निंग कैंडल को इस रिएक्शन मिक्सचर के माउथ के पास लेकर आएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। ये एक टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द स्टेप्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर, राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। अब यहाँ पे हमें कॉपर के एक्सट्रैक्शन के स्टेप्स दिए हुए हैं, इन स्टेप्स का हमें इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट स्टेप इज रोस्टिंग ऑफ कॉपर 1 सल्फाइड। तो जब भी कॉपर सल्फाइड, कॉपर 1 सल्फाइड है तो Cu2S हो जाएगा। इसका रोस्टिंग कराएंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होगा, कॉपर ऑक्साइड Cu2
अब इसको हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है. दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. इन सब के नेमिंग करेंगे हम. कॉपर 1 सल्फाइड, इसको हम कॉपर ग्लैंस और भी कह सकते हैं. दिस इज ऑक्सीजन. एक और चीज यहाँ पे मेंशन करनी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑक्सीजन है वो हमारा एयर से मिल रहा है, फ्रॉम एयर. और इन सब की रिएक्शन से हमें मिल जाएगा कॉपर 1. सेकेंड इज रिडक्शन ऑफ कॉपर 1 ऑक्साइड फ्रॉम कॉपर 1 सल्फाइड. तब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का हम रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फाइड, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, हमें कॉपर मेटल मिल जाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी. अगेन हमें ये इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स बैलेंस द इक्वेशन. अगेन इसके हम नेमिंग करेंगे. दिस इज कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 1 सल्फाइड, कॉपर मेटल, सल्फर डाइऑक्साइड गैस. लास्ट पार्ट सेज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. तो जब भी हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, हमें पता है कि कुछ रिएक्शंस होते हैं हमारे कैथोड पे, कुछ रिएक्शंस होते हैं हमारे एनोड. तो सबसे पहले कैथोड पे देख लेते हैं क्या रिएक्शंस होते हैं. कॉपर आयंस जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइट में से, ये है हमारे कॉपर आयंस. कहाँ से मिले हैं ये हमें? फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट से हमें जो कॉपर आयंस मिले हैं वो उनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे विच इज फ्रॉम द कैथोड. ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे पास फ्रॉम कैथोड. कॉपर आयन जो है हमारा पॉजिटिव आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा टू फॉर्म कॉपर, और ये जाके डिपॉजिट हो जाएगा एट कैथोड. ये हो गई हमारी रिएक्शन एट कैथोड. सेकेंड होगी हमारी रिएक्शन एट एनोड. एनोड पे क्या होगा, हमारे ये जो कॉपर एटम है, कॉपर एटम इज फ्रॉम द इम्प्योर एनोड. हमारा कॉपर एटम हो जाएगा, बट ये अभी भी इम्प्योर है. इसके इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल जाएंगे फॉर्मिंग कॉपर आयन अगेन. और ये कॉपर आयन ही जाएगा इनटू इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले एनोड पे रिएक्शंस होगा. कॉपर के जो एटम्स है उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के ये एक कॉपर आयन फॉर्म कर लेगा, जो जाएगा इनटू द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट में से ये आयन 2 इलेक्ट्रॉन वापस से गेन करेंगे एंड इट वुड फॉर्म अ प्योर कॉपर which would be deposited at the cathode. Last question is again a give reason type of questions. The first part says, why are copper and aluminium wires used as connecting wires? So copper और aluminium हमारी use होती है as connecting wires because they have a low resistivity and they are very good conductors of electricity. Second part says, why is tungsten used for filaments of electric currents? Tungsten को as filaments क्यों use किया जाता है? क्योंकि उसका tensile strength बहुत ज्यादा high होता है, उसका melting point बहुत ज्यादा high होता है, और उसका वेपर प्रेशर बहुत लो होता है, जिसमें से मेन पॉइंट इज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. लास्ट इज व्हाई इज लेड टिन अलॉय यूज्ड फॉर फ्यूज वायर्स? अगेन लेड टिन अलॉय फ्यूज वायर्स की तरह यूज होते हैं क्योंकि उनका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, which is a very good property which we need while making fuse wires. Coming on to the fourth chapter, we have carbon and its compounds. The first question says, write the molecular formula of ethene, draw its electron dot structure. तो हमें सबसे पहले इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है. इथीन मीन्स देयर आर 2 कार्बन, इन मीन्स डबल बॉन्ड. अब अगर कॉमनली किसी भी हम एल्कीन का जनरल फॉर्मूला देखें तो वो होता है CnH2n. तो इथीन में अगर नंबर ऑफ कार्बन आर 2 तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4. दिस इज द
formula of ethene. Second part says draw its electron dot structure. तो सबसे पहले हम 2 कार्बन बना लेंगे, उसके 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, साथ में 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स बना लेंगे। अब इनके हमें बबल्स बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बबल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जिसकी वजह से एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे बबल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जिससे दूसरे कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है और हर एक हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथीन। Next question says list 2 properties of carbon which leads to huge number of carbon compounds we see around us. तो इसका आंसर यहाँ पर गिवन है फर्स्ट पार्ट का। कार्बन कंपाउंड्स का इतना लार्ज नंबर हमें इस वजह से दिखता है क्योंकि उसकी 2 मेन प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट इज कैटेनेशन, सेकंड इज टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन ऐसी प्रॉपर्टी होती है इन विच द कार्बन is able to form bonds with other atoms of carbon. टेट्रावैलेंसी होती है उसकी 4 वैलेंसी होती है, जिसकी वजह से ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट सेज okay, this was the whole question. We have to give the reasons for each. Next question says draw the structures of ethanol and ethanoic acid. इथेनॉल में अब 2 कार्बन्स होंगे, इथेनॉल है तो OH ग्रुप, साथ में हम वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन। तो इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया C2H5OH। Okay, now we have ethanoic acid, again 2 कार्बन्स, ओइक एसिड है तो डबल बॉन्ड COOH होगा। इसका हम हाइड्रोजन कंप्लीट कर देते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया C2H4O2, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको CH3COOH। इथेनोइक एसिड को हम कॉमन नेम होता है उसका एसिटिक एसिड। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड इज व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड कंसिडर्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब हम इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? We have to write the oxidizing agent used in the reaction. तो सेकंड पार्ट का आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर वो हम ये बोल रहे हैं कि हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले इस कन्वर्जन का हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, इथेनॉल विच इज CH3CH2OH, ये कन्वर्ट CH3CH2OH, इसका हमें कन्वर्जन करवाना है इनटू CH3COOH। ये है हमारे यहाँ पे इथेनॉल और ये है हमारी इथेनोइक एसिड। अब जब भी हमें इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में कन्वर्जन करवाना होता है, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMNO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये होता है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्रोमेट। साथ में लगती है हमें इसमें हीट, कोई भी दोनों चीजें यूज हो साथ में हीट लगे। अब यहाँ पे ये एल्कलाइन KMNO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अगर ये इस रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन करवाएंगे इथेनॉल का टू फॉर्म इथेनोइक एसिड। तो यही इसका आंसर है कि इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में जब कन्वर्जन होता है इट इज कंसिडर्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि सिंपली इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है
इसकी वजह से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। और यहाँ पर अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इथेनॉल में ऑक्सीजन का एडिशन होता है टू फॉर्म इथेनॉल। Next question is, what is a homologous series of carbon compounds? Give an example and list its 3 characters. तो सिंपली हमारी होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज ऐसा ग्रुप होता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसके पास सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और जितने भी सक्सेसिव कंपाउंड्स होते हैं दे डिफर बाय CH2 ग्रुप। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट मेंबर्स ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। इसका एग्जाम्पल गिवन है कि हमारे पास जो एल्केन्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इनका हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें होमोलोगस सीरीज की तो फर्स्ट पॉइंट में आएगा कि जितने भी सारे मेंबर्स होते हैं हमारे होमोलोगस सीरीज के दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कोई भी दो एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होंगे दे डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स, और दे डिफर बाय CH2 ग्रुप। Third point says the difference in the molecular mass of any two adjacent homologs is 14. Obviously अगर CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे हैं तो उनका कितना मॉलिक्यूलर मास से डिफर करेंगे? वो कार्बन का 12, H2 का, तो ये which comes out to be 14 mu. तो 14 mu मॉलिक्यूलर मास से एडजेसेंट मेंबर्स होमोलोगस सीरीज के डिफर। Next part is which compounds are called alkanes, alkenes and alkynes. तो एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एल्केन्स। जैसे CH3 इसके अंदर CH4 इसके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, वह एल्केन। एल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं, एंड एल्काइंस आर हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। C4H10 belongs to which of these? अब हमें पता है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला इज CnH2n प्लस। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला इज CnH2n, whereas एल्काइन का जनरल फॉर्मूला इज CnH2n -2। तो अब ये जनरल फॉर्मूलाज को हम देख के ये बता सकते हैं C4H10 जो है कौन से हाइड्रोकार्बन बिलोंग करता है? इज इट एल्केन, एल्कीन और एल्कीन? तो यहाँ पे हमें सिंपली पता चल रहा है उत्तर, इट बिलोंग्स टू CnH2n प्लस। तो ये क्या हुआ? दिस हैपेंस टू बी एन एल्केन। अब अगर इसका हमें नाम लिखना हो, हम नाम लिख सकते हैं इसका ब्यूटेन। ब्यूटेन क्योंकि 4 कार्बन्स है, एन बिकॉज सिंगल बॉन्ड। ड्रॉ 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। अब हमें C4H10 के स्ट्रक्चर आइसोमर ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 4 कार्बन, सब में हाइड्रोजन कर देंगे, दिस इज C4H10। अब इसका फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना होगा तो हम ये बना सकते हैं। अगेन इसमें हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे। अगेन इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C4H10 है बट इसका नेम अलग हो जाएगा, दिस इज ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन। क्यों? क्योंकि हमारी मेन कार्बन चेन में 3 कार्बन कंपाउंड्स है और ये एक मिथाइल ग्रुप ब्रांचिंग में अटैच। So this would be the what do you say? This would be the isomer of butane. Next question says, why are most carbon compounds poor conductors of electricity? अब हमने देखा था कि जितने भी सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनकी टेट्रावैलेंसी होती है। टेट्रावैलेंसी होने की वजह से दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। कोवेलेंटली बॉन्डेड का मतलब है उनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। This is the main. Second part says write the name and structure of a saturated compound in which the carbon atoms are arranged in a ring. अगर रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो हम उसके आगे साइक्लो प्रीफिक्स लगा देते हैं।
तो यहाँ पे अगर 6 कार्बन का हम कंपाउंड लेते हैं तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सिंपली, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसके अंदर हम कार्बन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसके अंदर हमारे हाइड्रोजन और ऐड हो जाए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला C6H14 विच इज अ एल्केन। लेकिन क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है इसलिए हम इसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो सिंगल बॉन्ड्स का हम नंबर यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन के बीच में देयर आर 6 सिंगल बॉन्ड्स। और हाइड्रोजन के भी कुछ बॉन्ड्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bonds between hydrogen। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल्दो अब ये क्वेश्चन रीड करने में बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है, बट वंस वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस, इसका आंसर बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। On dropping a small piece of sodium in a test tube containing carbon compound X। सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें कार्बन कंपाउंड है X, उसके अंदर मैंने ड्रॉप किया सोडियम with molecular formula C2H6O। इसका molecular formula है C2H6O। A brisk effervescence is observed and a gas Y is produced। एक गैस इसमें से प्रोड्यूस हुई Y with brisk effervescence। ठीक है, on bringing a burning splinter at the mouth of the test tube, the gas evolved burns with a pop sound। हमें पता है कौन सी गैस burns with a pop sound। X गैस हो गई हमारी H2 हाइड्रोजन गैस। Identify X and Y, also write the chemical equation for the reaction। Write the name and structure of the product formed when you heat X with excess concentrated sulfuric acid। तो अब हमें एक चीज पता है कि जब भी इथेनॉल C2H6O है, इसको C2H5OH भी लिख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट इथेनॉल। तो यहाँ पे हमारा X कंपाउंड क्या हो गया, X कंपाउंड इज इथेनॉल। Y गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, Y गैस है हमारी H2 गैस। ठीक है, साथ में हमें X और Y आइडेंटिफाई करना था, कर लिया। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होगी, C2H5OH। इथेनॉल जब रिएक्ट करेगा Na के साथ, Na क्या है हमारा सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म CH3 CH2 Na। ठीक है, विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स CH3 CH2 Na। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, C2H5ONA। तो सिंपली इसमें क्या हो रहा है, ये H रिमूव हो जाएगा और इसका Na का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे विद द रिमूवल ऑफ H2 gas, and this gas burns with a pop sound। ठीक है, write the name and structure of the product formed when you heat X with excess concentrated sulfuric acid। तो जब हम C2H5OH को रिएक्ट कराएंगे विद concentrated H2SO4 और concentrated sulfuric acid, ये फॉर्म कर लेगा एक एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 with the release of H2। तो ये रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा एक तो इथीन साथ में वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपेयर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन एंड क्लेंजिंग एक्शन। तो ये सोप्स और डिटर्जेंट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो सोप्स क्या होते हैं, सोप्स होते हैं हमारे पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ ऑयल इन वाटर और दे आर नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर।
ऑन द अदर हैंड डिटर्जेंट्स होते हैं हमारे सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग एल्काइल चेन जिसके लास्ट में एक सल्फोनेटेड ग्रुप प्रेजेंट होता है. दे आर soluble in hard water. नेक्स्ट पार्ट से ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन का हमने स्ट्रक्चर बनाया था जिसका फॉर्मूला होगा, इसके अंदर सारे हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला होगा C6H12. नेम द फॉलोइंग कंपाउंड. अब ये हम एक कंपाउंड में लास्ट में देख रहे हैं C डबल बॉन्ड OH. ये वाला जो ग्रुप है ये हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. देयर आर 2 कार्बन्स इन टोटल. तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेनल. इथ because 2 carbons, anal me because it is a aldehyde. तो ये हो जाएगा इथेनल जिसका फॉर्मूला है CH3CHO. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन. अब हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना है इथेनॉल को इथीन. इथेनॉल का फॉर्मूला लिख लेते हैं CH3CH2OH. को कन्वर्ट करना है इनटू इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2. अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये किया था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमें इसका रिएक्शन करवाना है जिससे इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथीन, साथ में फॉर्म हो जाएगा हमारा वाटर. सेकेंड इज इथेनॉल इनटू इथेनॉइक एसिड. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. CH3CH2OH इथेनॉल, इसका कन्वर्जन होता है इनटू इथेनॉइक एसिड CH3COH बाय द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4. साथ में इसको हीट प्रोवाइड करते हैं या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसमें भी साथ में हीट करेंगे. ठीक है, ये कन्वर्जन जो है ये रिपीटेड कन्वर्जन है, रिपीटेड क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट सेज what happens when ethanol is treated with sodium metal. State the behavior of ethanol. Again, repeated question. जब भी इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ, इट फॉर्म्स CH3 CH2ONA. ठीक, विद द रिलीज ऑफ. अब यहाँ पे इथेनॉल का उन्होंने बिहेवियर पूछा. तो यहाँ पे इथेनॉल का फर्स्ट बिहेवियर तो ये होगा कि इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करता है. इट इंक्रीजेस इट लास्ट क्वेश्चन इज बोथ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर सम टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. ये हमें पता है कि सोप्स और डिटर्जेंट्स दोनों ही सॉल्ट्स होती है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन. अगेन रिपीटेड क्वेश्चन. सोप्स और डिटर्जेंट का डिफरेंस हमें बताना है. जो अभी तक हमें क्लियर हो चुका होगा कि सोप्स जो है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होती है, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वेयरएज डिटर्जेंट्स जो है अमोनियम और सल्फोनिक सॉल्ट्स होती है. Describe in brief the cleansing action of soap. Again, very important question. सोप का cleansing action. तो cleansing action सोप का एक बार देख लेते हैं क्या होता है. So one part of soap molecule is ionic and dissolves in water. जो भी ionic part है वो water में easily dissolve हो जाएगा. जो दूसरा non ionic part है वो hydrophobic part होगा which doesn't dissolve in water but it dissolves in oil. तो soap molecules खुद को ऐसे arrange कर लेते हैं in the form of mist जिसमें हमारे जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और हाइड्रोफिलिक पार्ट्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ मिस्ट. तो ऑन रिंसिंग विद वाटर सोप इज वॉश्ड ऑफ लिफ्टिंग द ऑयली डर्ट पार्टिकल्स विद इट. सोप जो है वो लैदर फॉर्म नहीं करता इन हार्ड वाटर बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन्स आयंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो सोप के साथ कंबाइन कर लेता है टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट. और ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का नाम होता है स्कम. SCUM, स्कम. लास्ट पार्ट सेज लिस्ट 2 प्रॉब्लम्स दैट अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट्स. डिटर्जेंट्स जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. इट लीड्स टू वाटर एंड सॉइल. ये 2 प्रॉब्लम्स है. सो विद दिस
we have come to an end of this video. I have tried to include all the important topics from your chemistry syllabus of class 10. I hope the questions we have discussed in clear. और आपने एक चीज नोटिस भी करी होगी, जितने भी आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड है. तो बोर्ड में यूजुअली यही होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही काफी टॉपिक्स, काफी क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं. तो इस बार भी चांसेस हैं कि बहुत सारे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो इन्हीं सब टॉपिक्स में से रिपीटेड. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. Even if you have doubt, you can either comment or you can email me on the email ID given below. So thank you so much. Keep learning, keep watching.